उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी दंगल शुरू। ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वालों को उत्तराखंड मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दिया जवाब। कहा, एक्ट के तहत ही चार्ट जारी किया जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी। पंचायतों के निर्वाचन को लेकर तैयारियों में जुटा विभाग। फिलहाल निकाय चुनाव पर फोकस करने की कही बात। देहरादून में कांग्रेस नेता के घर पर छापेमारी। कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर ईडी ने की छापेमारी। 18 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम। देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन। बैठक में अधिवेशन करवाने को लेकर बनी सहमति। पौड़ी में पीएम सूर्य योजना को लेकर लोग में दिखी खासी दिलचस्पी। स्थानीय विधायक ने योजना का लाभ उठाने की जनता से की अपील। 3 दिवसीय कांटा महोत्सव का दूसरा दिन आज सीएम धामी ने किया कांटा महोत्सव का शुभारंभ। 8,779 लाख से ज्यादा की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षकों की सूची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की नियुक्ति। उत्तराखंड में निकाय राजनीतिक माहौल में गर्मी। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह ने आरक्षण को लेकर फिर दिया बयान। कहा, सिर्फ आरक्षण पर आपत्ति जताई है, सरकार के खिलाफ नहीं दिया कोई बयान। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तराखंड को विश्व की प्रमुख आयुष डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का रखा लक्ष्य। और गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने संभाला पदभार। पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर सतर्क रहने के दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ ही सियासी दंगल भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है। शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। अंतिम सूची जारी होने से पहले एक हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने भी आने लगी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का जो चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत और एक्ट के तहत जारी किया गया है। ये आरक्षण चार्ट अभी अंतिम है और आपत्ति लगाने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जारी चार्ट से कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकता है। अगर उनकी शिकायतें वाजिब है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के जो आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत और एक्ट के तहत ही उसको जारी किया गया है। और ये आरक्षण चार्ट अभी अनंतिम है और अंतिम आरक्षण चार्ट ये नहीं है। 1 सप्ताह का समय इसमें आपत्ति के लिए दिया गया है और कहीं पर किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपने दर्ज करा सकते हैं और 1 सप्ताह बाद उसका निराकरण का भी समय रखा गया है। तो निश्चित रूप से अंतिम आरक्षण चार्ट जारी होने पर अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत किसी की है और वो वाजिब हो तो निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा। लेकिन जो भी चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत है और
संविधान के तहत आरक्षण जो पूर्व में तय है उसी नियमावली के तहत आरक्षण दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल भी 2 दिसंबर को खत्म हो चुका है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक की गई है। इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि अभी सबका फोकस उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं देहरादून की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के घर पर ईडी का छापा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड देहरादून से, जहां पर कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। 18 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम और जमीन की खरीद फरोख्त मामले में यह छापेमारी की गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी बताए जा रहे हैं राजीव जैन। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड देहरादून से बता रहे हैं, जाके कांग्रेस नेता 18 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची और कांग्रेस नेता के घर छापेमारी की गई है। बता दें, राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है और 18 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची। जमीन की खरीद फरोख्त का मामला बताया जा रहा है, जिसके मद्देनजर छापेमारी हुई है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी है राजीव जैन। और चलिए अब बात कर रहे हैं पौड़ी जिले की। देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित हुई। बैठक में सभी विकास खंडों और जनपदों के अधिवेशन करवाने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में अधिवेशन करवाने को लेकर सहमति बनी है। इसके साथ ही शिक्षक संगठन के साथ अंतरमंडलीय स्थानांतरण को लेकर सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर 18 दिसंबर के बाद निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में शिक्षकों की कई समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि जिन जनपदीय कार्यकारिणियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, बैठक में उनके चुनाव करवाने को लेकर भी सहमति बनी। मंडलीय कार्यकारिणी गढ़वाल मंडल राजकीय शिक्षक संघ की बैठक अपर निदेशक कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न जनपदों से, गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों से आए हुए जिलाध्यक्ष मंत्री उनके द्वारा गढ़वाल मंडल की बैठक में शिक्षकों की जो विगत कई समस्याएं जो सरकार के साथ वार्ता के बाद भी जो आश्वासन मिला था उस पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों में, पूरे गढ़वाल मंडल के शिक्षकों में भी बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। और आगे आने वाले समय में कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए संगठन मजबूर होगा, क्योंकि बहुत समय से जो मांगे हैं यथावत हैं। अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र हो, चाहे पदोन्नति की बात हो, कि हर स्तर की पदोन्नति पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। चयन पदों पे वेतन वृद्धि, कनिष्ठ वरिष्ठ के जितने भी मामले हैं, ऊपर से सरकार के द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।
वहीं पौड़ी में पीएम सूर्य योजना को लेकर लोग खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी जनता से अपील की है। विधायक ने लोगों से योजना के तहत अपनी घरों की छतों और बंजर पड़ी जमीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों के अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है, जिसके तहत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के माध्यम से गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरित ऊर्जा के विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से यह नीति लागू की गई है। केंद्र सरकार के साथ अब राज्य सरकार भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सब्सिडी दे रही है। हम सभी को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ ही पौड़ी विधायक ने इसे आमदनी का अच्छा जरिया बताते हुए हरित ऊर्जा के विकास में भागीदार बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि भारत में जो है पूरे जो घर हैं वो सौर घर के रूप में डेवलप किए जाएं, और सौर घर का मतलब ये है कि हम विद्युत का उत्पादन सूर्य से करें ताकि हम लोगों को दूसरी बिजली पे डिपेंड न रहना पड़े, हम अपने आप जो है सक्षम बने और उससे हमको रोजगार भी मिलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के अंदर हमारे पौड़ी जनपद के अंतर्गत भी 177 रूफ टॉप जो योजनाएं हैं वो होने वाली हैं, और इसके माध्यम से अभी इसमें से 140 रूफ टॉप योजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, और इसी के साथ साथ अन्य जो योजनाएं हैं उन पे काम शुरू हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे कि बहुत राहत मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्वरोजगार का ये बहुत एक आसान तरीका है। इसमें अपनी बिजली भी घर की मुफ्त मिलेगी, और आपको जो है जितने यूनिट आपकी बस्ती हैं वो पावर हाउस में काउंट होकर आपको उतना पेमेंट आपको मिल जाता है। तो इससे स्वरोजगार जो है जनरेट होता है। और चलिए अब खबर हरिद्वार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर देवभूमि ड्रग फ्री अभियान 2025 को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। अभियान के तहत नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। वहीं हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नशीले इंजेक्शनों की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत सिडकुल थाना पुलिस और CIU ड्रग निरीक्षक के संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के सूर्यनगर जाने वाले रास्ते से चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 लोगों को रोका। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 4600 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले की सूचना ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर नशीले इंजेक्शन की तस्करी अवैध होने की पुष्टि की है। और चलिए अब खबर विकास नगर से, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान न हुआ हो, मगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आई आरक्षण की अंतिम सूची ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है, जिसको लेकर अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई, जिसमें विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि एक ही पार्टी के नेता आमने सामने आ गए, जिसके चलते सोशल मीडिया पर घमासान होता नजर आ रहा है। विकास नगर नगरपालिका चेयरमैन पद को अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया था, जिस पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे त्रुटिपूर्ण बताया था और इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करने और हाईकोर्ट जाने की बात भी कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने क्षेत्रीय विधायक ने इस बयान की आलोचना की। इसी के साथ जिस पर बीजेपी विधायक ने पलटवार करते हुए एक बार फिर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, आपत्ति जताना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। तो आपको बता दें, यहां पर निकाय चुनाव का तारीख भले ही अभी ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन यहां पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर जो है वो लगातार जारी है। आरक्षण पर आपत्ति जताने पर
मुन्ना सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। सांसद जी की वजह ही कहते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये ना सरकार के अगेंस्ट वाली कोई बात है, ना सरकार के बारे में कोई टिप्पणी होती है। बाकायदा एक प्रकार से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सरकार का काम है नियमावली बना दी। नगर पालिका, नगर पंचायत पदों का आवंटन एवं आरक्षण नियमावली, बस वहां तक काम है। उसके बाद ये नियत प्राधिकारी को उस नियमावली के अनुसार उसको करना है। चलिए मैं कट शॉर्ट करता हूं। जनजाति के लिए पूरे प्रदेश में नगर पालिका परिषद में एक पद आरक्षित होना है। वो भी इस नियमावली में लिखा हुआ है कि वो अवरोही क्रम में होगा। जिसमें सर्वाधिक नगर पालिका की आबादी होगी वो सबसे पहले वो आरक्षित होगा। और ये व्यवस्था चक्रानुक्रम में होगी। 2 नगर पंचायत है जहां अच्छी जनजाति की आबादी है, नानक मत्ता और मुनस्यारी। 3 नगर पालिकाएं, खटीमा, धारचूला और विकासनगर। तो अब मैंने कहा कि मेरे मोटे जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा खटीमा में है, फिर धारचूला में, फिर विकासनगर में। ये नियमावली कहती है कि अध्यक्षों के बारे में जो आरक्षण होगा वो चक्रानुक्रम में होगा। वहीं गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आईजी राजीव स्वरूप ने ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के मामलों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की जाए। साथ ही पुलिसकर्मियों को एंटी ड्रग ड्राइव के तहत विशेष अभियान चलाने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। यातायात व्यवस्था को सुधारने पर जोर देते हुए उन्होंने नाबालिगों के वाहन चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही नाबालिगों के मामलों में उनके अभिभावकों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आईजी ने यातायात प्रबंधन और अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है और पुलिस अधिकारियों को जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को भी कहा है। आज हमारे पूरे रेंज स्तर के पे ये मीटिंग हुई, जिसमें कि हमारे जितने भी एसएसपी एसपीज थे वो कनेक्टेड थे। बेसिकली पहला उनको जो भी रेंज की एक्सपेक्टेशंस हैं ज़िलों से, एसएसपी से जो रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम हो या फिर यातायात प्रबंधन हो, ड्रग रिलेटेड जो ड्राइव चल रहा है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया और उनको निर्देशित किया गया कि किसी तरीके की कोई भी ऐसी जो ड्रग रिलेटेड चीज़ें जो जनपद में अगर होती हैं तो उन पे पूरी तरीके से वो कार्रवाई करें। साथ साथ जो इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की भी कार्रवाई करें। तो ये बेसिकली ये हमारा जो ड्राइव जो चल रहा है पीएचक्यू लेवल से एंटी ड्रग रिलेटेड, उसके लिए हमने अपने कप्तानों को ब्रीफ किया। सेकेंडली जो हमारा जो ट्रैफिक है व्यवस्था है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया, जिसका हमारा अभियान भी चल रहा है, जिसमें कि ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और जो नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हैं उनके अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यही प्रमुख इस वीसी के मुद्दे रहे। चलिए अब खबरें हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड में बनी 11वां दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सख्त कदमों का असर अब देखने को मिला है। बता दें इन दवाओं में से कुछ हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र स्थित फार्मा कंपनियों में निर्मित की गई थी। सैंपल जांच में मानकों पर खरी न उतरने के कारण इन दवाओं को बाजार से वापस मंगवा लिया गया था, जिसके बाद राज्य की करीब 9 कंपनियों के दवा निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे। वहीं कुछ कंपनियों में उत्पादन दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर गुणवत्ता मानकों की कड़ाई से जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और हरिद्वार की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती लगातार निरीक्षण दौरे पर हैं। फार्मा कंपनियों में मानकों को परखने के साथ गुणवत्ता नियंत्रण की स्थिति का भी गहन अध्ययन किया जा रहा है। ये तो बोलने का भाई है।
का स्टॉप प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उनका विजिट दोबारा होता है। विजिट होने के बाद सारी फैसिलिटीज़ को चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कहाँ पे जो भी प्रीवियसली जितने भी ऑब्जर्वेशन होती हैं वो दोबारा से चेक की जाती हैं, और अगर उसके सैंपल फिर भी फेल आते हैं तो दोबारा भी वहाँ पे विजिट होता है और उन चीज़ों को फिर से वहाँ पे देखा जाता है। कहीं पर स्टॉप प्रोडक्शन करना होता है क्योंकि सैंपल फेल आ रहा है, तो वो किस वजहों से आ रहा है और किस लेवल पर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। कंपनी का जो सैंपल फेल आता है वो टेक्निकल इश्यू भी होते हैं कहीं पर, और रॉ मटेरियल एपीआई की जो मात्रा होती है वो बहुत कम आ रही है, तो उसमें अलग अलग तरीके के एक्शन होते हैं। कुछ में कोर्ट केस होते हैं, कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहाँ ड्रग कंट्रोलर द्वारा हमारी उनका प्रोडक्ट परमिशन जो दिया रहता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। हालांकि उनके द्वारा पूरी कार्रवाई जो है समय समय पर की जा रही है। वहीं खटीमा की बात करते हैं। खटीमा में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की लगातार 3 दिन से चली आ रही हड़ताल अब खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, जिसके बाद उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने उनको वार्ता के लिए बुलाया गया और बातचीत में उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनका जितना जल्दी हो सके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे नगर पालिका प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन पर ही मानेंगे। अगर नगर पालिका से लिखित रूप से आश्वासन दिया जाता है तो वे काम पर जाएंगे। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज है, जिनको अधिशासी अधिकारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बाकी जो उच्च शासन स्तर के हैं उनको ऊपर शासन स्तर पर लिखित रूप से भेजा जाएगा। फिलहाल सफाई कर्मचारी काम पर वापस लौट रहे हैं। यूपी में पूर्व की सरकारों पर सीएम योगी बरसे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन की बदहाली पर सीएम योगी ने बोला है। फर्जी डिग्री वालों को बनाती थी पीएससी का अध्यक्ष, ये मामला आ रहा है। वहीं हाई स्कूल इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन वाले बने। इसी के साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भड़कते नजर आए। आपको बता दें उनके जब मौका मिला तब तबाही मचाई। योगी सरकार ने ऐसा कहा है। आज भर्ती प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, सीएम योगी का यह कहना है। वहीं आज परीक्षा पारदर्शिता पर उंगली नहीं उठा। उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेकर ढूंढते थे, घूमते थे, और उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। ये कौन नहीं जानता है। और यही नहीं, इस समय भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं, और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं। वे क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने कह दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।